आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10 मॉडल पेपर प्रश्न 31 से राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद उत्तर राष्ट्रवाद राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जिनमें लोगों अपने देश की संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता के प्रति गौरव महसूस करते हैं। यह विचारधारा लोगों को एकजुट करती है और इन्हें अपने देश के प्रति वफादार बनती है। राष्ट्रवाद स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में हुआ था। प्रश्न 31 हुआ। प्रश्न 32 वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। बी उत्तर वियना सम्मेलन 1814 से 1815 में की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वन मेटरनिख ने की थी। यह सम्मेलन यूरोप के देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पुनः व्यवस्थित किया। प्रश्न 33 जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है। जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है। उत्तर जैविक युद्ध का तात्पर्य युद्ध से है जिनमें जीवाणु, विषाणु या अन्य जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है ताकि दुश्मन की जनसंख्या को नुकसान पहुंचा सके। यह खतरनाक युद्ध तकनीकी है जो मानवता और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। प्रश्न 34 स्पेनिंग जेनी क्या है। उत्तर स्पेनिंग जेनी एक मशीन है जिसे 1764 में जेम्स हॉर्गवे ने विकसित किया गया था। यह कपास की खेती को तेजी से बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाती थी। इस मशीन में औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इन्हें कपड़ा उपयोग में उत्पन्न की गति मात्रा को बढ़ाया। प्रश्न 34 बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना का है। उत्तर बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना होती है जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कृषि, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 35 जनसंचार क्या है। जनसंचार का अर्थ है सूचना का प्रसार और संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं। इनमें विभिन्न माध्यम शामिल होते हैं जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। जनसंचार समाज में जागरूकता और सूचना का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 37 लैंगिक असमानता का तात्पर्य है पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों में भेदभाव। यह असमानता विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाती है जैसे शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असमानता अभी भी गंभीर मुद्दा है। प्रश्न 38 मनरेगा का पूरा नाम क्या है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करता है जिसे हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम मिल सके। यह योजना ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 39 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था।
जब ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्ते निहत्ते भारतीय पर गोली चलवाई। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए और कई घायल हुए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा किया। इस हत्याकांड ने महात्मा गांधी जैसे नेताओं को सक्रिय किया और भारतीय स्वतंत्रता की मांग को तेज किया। यह घटना आज भी भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय में के रूप में याद की जाती है, काले अध्याय के रूप में याद की जाती है। वर्ना कयूलर पर टिप्पणी लिखे। 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 वर्ना कयूलर एक्ट 1778 में लागू किया गया, जिससे उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में प्रकाश समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना। इस अधिनियम के तहत सरकार को स्थानीय भाषा में समाचार पत्रों की सामग्री को सेंसर करने का अधिकार मिला। इस मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना से रोकना था। इस अधिनियम ने भारतीय पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच व्यापक विरोध जन्म दिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रबल किया। प्रश्न 41। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में क्या अंतर है? वनस्पति जगत में पौधे, पेड़ और अन्य हरे जीव शामिल होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वही प्राणी जगत में सभी प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं, जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। वनस्पति जगत मुख्यतः स्थिर होता है, जबकि प्राणी जगत गतिशील होता है। दोनों जगतों के बीच पारिस्थितिक तंत्र में गहरा संबंध है, जहाँ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न 42। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? उत्तर: मोटे अनाज से तात्पर्य उन अनाजों से है जो मोटे दाने वाले होते हैं और जिसमें पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो शामिल है। यह अनाज विशेष रूप से सूखे और कठिन जलवायु में उगाए जाते हैं और भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन और विभिन्न विटामिन होते हैं। इन सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है यह खाद्य सुरक्षा में भी योगदान करते हैं। प्रश्न 43। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक गैस भूमिगत रूप से लाखों वर्ष से मृत जीवों के अवशेषों से बनती है, जबकि बायोगैस ताजे जैविक कचरे, गोबर, पौधे एवं शिशु अवशेषों के सड़ने से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, परंतु बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनती है, वहीं बायो में मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी होते हैं। बायोगैस पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। प्रश्न 44। जातिवाद से दुष्प्रभाव क्या है? जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? उत्तर: जातिवाद समाज में विभाजन, भेदभाव और असमानता को बढ़ाता है। यह लोगों के बीच सहयोग और एकता की भावना को कमजोर करता है तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा डालता है। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को अक्सर नहीं मिल पाते हैं और सामाजिक अन्याय फैलता है। इससे लोकतंत्र की मूल भावना समानता, स्वतंत्र और बंधुत्व कमजोर पड़ती है। जातिवाद सामाजिक अशांति और विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रश्न 45। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में कुछ उदाहरण, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखें। उत्तर: प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो संसाधन से जुड़े हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य
पालन, वनोपज आदि। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे 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 खनन उद्योग, वस्त्र निर्माण, इस्पात निर्माण आदि। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं शामिल है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ये तीनों क्षेत्र मिलकर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। प्रश्न 46, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। विशेषताएं, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार में जनता ही शान होती है और निर्णय प्रक्रिया में उसकी भागीदारी होती है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं तथा सर्व नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त करने होते हैं। कानून सबके लिए समान होता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहती है। इसमें अभिव्यक्ति के स्वतंत्र, समानता और अन्य के सिद्धांतों को पालन किया जाता है। सरकार द्वारा गठन बहुमत से होता है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी सुरक्षा की जाती है। प्रश्न 47, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर, 19वीं शताब्दी में मध्य में जर्मनी उनके राज्य में बांटे हुए हैं। इससे इसके एकीकरण में प्रशा ने नेतृत्व किया। प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाकर सशक्त सेना के बल पर एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। 1864 में डेनमार्क, 1866 में ऑस्ट्रिया और 1870-71 में फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण जर्मन राज्य प्रशा के अधीन आ गए। 1871 में फ्रांस की हार के बाद वर्साई के महल के प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार बिस्मार्क की कुशल कूटनीति और युद्ध नीति के कारण जर्मनी एकीकरण हुआ, जिससे वह यूरोप का एक शक्तिशाली साम्राज्यिक शक्ति बना। असहयोग आंदोलन असफल क्यों है? असहयोग आंदोलन असफल क्यों है? बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से समय को अलग रखने तथा चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। प्रश्न 1, योगी और नेतृत्व का अभाव। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैला गया। लोगों ने अति उत्साह में इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योगी नेतृत्व में वही सही दिशा भटक गए। दूसरा का आर्थिक कारण विदेशी कपड़ों को बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया था। लोगों को खादी का प्रयोग करने का प्रेरित किया गया, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में भी भारी पैमाने बनने वाले कपड़े अपेक्षा काफ़ी मांग था। गरीबी इसे खरीद नहीं सकते हैं। पाता जल्दी ही बहिष्कार की उमंग फीका पड़ गई। प्रश्न 49, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव के लिए गया। उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मुख्यतः यूरोप में लड़ा गया, परंतु इसके परिणाम पूरी दुनिया में पड़े। युद्ध में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उपनिवेशिक देशों भी सैनिक और संसाधनों के रूप में शामिल हुए। भारी जन हानि और आर्थिक तबाही के कारण यूरोप शक्तियों की स्थिति कमजोर हो गई। युद्ध के बाद वर्साई की संधि
के परिणाम स्वरूप जर्मनी की कठोर पराजय हुई और इसकी अर्थव्यवस्था हो ध्वस्त हो गई। उपनिवेशिक क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के बल मिला क्योंकि लोगों ने यूरोप शक्तियों शक्तियों की कमजोर देखी। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना शांति बनाए रखने के लिए। इस युद्ध के प्रभाव वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज पर व्यापक रूप से पड़ा व्यापक रूप से पड़ा। प्रश्न 50 मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? राष्ट्र विकास में क्या मदद की? उत्तर उत्तर 19वीं सदी के प्रारंभ में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर गंभीर वाद विवाद होने लगे थे। लोगों के औपनिवेशिक समाज के विषय में विभिन्न मत थे। कुछ तो वर्तमान रीति रिवाज की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों को तुर्कों के विरोध थे। यह सारे वाद विवाद मुद्रण में और सार्वजनिक रूप में मनाने सामने आए। मुद्रण पर पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने बहस की प्रकृति भी तय कर दी। इन सबसे राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्रीयता मिली सहायता मिली राष्ट्रीयता नहीं सहायता मिली। में मुद्रा में समुदाय के बीच केवल मतांतर पैदा नहीं किया, अपितु इनमें समुदायों को अंदर से और विभिन्न भागों को पूरा भारत जोड़ने का काम भी किया। समाचार पत्र एक स्थानीय से दूसरे स्थान तक समाचार पत्र पहुंचाए जाते थे, जिसके अखिल भारतीय पहचान थी। कई पुस्तकालय भी मिल मजदूरों तथा अन्य लोगों द्वारा स्थापित किए गए ताकि स्वयं को शिक्षित कर सके। इसे राष्ट्रवाद का संदेश प्रचारित करने में सहायक मिले। चौथा, दमनकारी कदमों के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार भारत के कई भागों में भारी संख्या में बलवत हुए हैं। निवेदक शासन का विरोध करते हुए राष्ट्रवाद गतिविधियों को प्रोत्साहित थे। प्रश्न 51 भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। भारत में रबी फसल और खरीफ फसल दो प्रमुख कृषि चक्र है। रबी फसल आमतौर पर अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है और इन्हें गेहूं, जौ, चना, सरसों शामिल है। यह फसल ठंडी जलवायु में अच्छी होती है। इन्हें सर्दियों में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर खरीफ फसल जून से सितंबर के बीच बोई जाती है, जब मानसून का मौसम होता है। इनमें धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली शामिल होते हैं। खरीफ फसल गर्मी और अधिक वर्षा में उगती है। इस प्रकार रबी और खरीफ फसलें के बीच मुख्य अंतर उनके बोने का समय, जलवायु की आवश्यकताएं और फसल के प्रकार हैं। रबी फसलें सर्दियों में उगती हैं, जबकि खरीफ फसल मानसून के दौरान उगती है। प्रश्न 52 भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? व्याख्या करें। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? व्याख्या करें। उत्तर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि देश में सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल जलवायु और विशाल भूभाग है। भारत की सरकार ने सौर ऊर्जा को
बढ़ावा देने के लिए कई योगदान और नेशनल बनाई है, जैसे कि सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा मिशन। इसके अंतर्गत 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन की लक्ष्य रख गया था। सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी सहायक है। भारत में सौर पैनल की लागत में कमी आ है, जिससे यह अधिक मस्ती और सुलभ हो गए। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य न केवल ऊर्जा के लिए अस्थिरता अस्थायी विकल्प है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सेट 1 हो चुका है, पर अब चैप्टर सेट 2 अगला वीडियो में सेट 2 आएगा। अगला वीडियो में सेट 2